Okay, so hello, my dear brothers and sisters. Welcome back to our YouTube channel हिंदी PYQ फाउंडर। स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस चैनल पे यही मुहिम चल रही है कि हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट के लिए एक रिवॉल्यूशन फेज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं हर एक PYQ को, हर ईयर के PYQ को, हर कीवर्ड को मैं एक अच्छी तरीके से आपको एनालाइज करके सिखाऊंगा। बस आप इस चैनल पे बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने एस्पिरेंट को, अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को शेयर करें जो तैयारी करते हों, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। ऐसा आपको कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको बस मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ कचड़ों से भरा हुआ रिसोर्सेज़, जिसमें आपको बस रटाया जाएगा, जिसमें आपको रिवीजन करने के लिए बोला जाएगा। एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करते हैं, इसको आइडिया कोई नहीं बताएगा। ये कोचिंग वाले तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। अगर ये चीज़ बता देंगे तो उनका तो कोचिंग ही बंद हो जाएगा। आप बस इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपको दावा करके देता हूँ कि मैं आपको प्रीलिम्स तो क्लियर करवा के ही रहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गाइडेंस PYQ ही है। अगर PYQ छोड़ करके आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो कोचिंग वालों का कचड़ों वाला, जो कि एकदम इलॉजिकल होता है, बिना सेंस का होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है। बस एक ये होता है कि बस आपको माइंड में ये बना लेते हो कि टेस्ट सीरीज लगाना है, 50-100 अलग-अलग कोचिंग के लगा लेने हैं और एग्ज़ाम देने चले जाने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। आपको PYQ पे ही हमेशा रिलाई करने हैं। मैं आपको कब एटलीस्ट 20 ईयर के PYQ तो मैं करा ही दूँगा, अगर आप इस चैनल पे बने रहे हो तो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को बनाने में और आपको मेरा नॉलेज तक पहुंचाने में। सो आपसे एक गुजारिश है, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एटलीस्ट इस वीडियो पे 100 लाइक तो पहुंचा ही दो। शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट भी करो आप। अगर कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ चेंजेज लेके आने हैं, तो आप कमेंट करो। मैं उसको रेक्टिफाई करने की, रिज़ॉल्व करने की, अमेंड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं आपको मतलब एकदम मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप रियली में आप इस चैनल पे बने रहोगे तो मैं आपको हर एक कीवर्ड को अच्छी तरीके से बारीकियों से समझाऊंगा, सिखाऊंगा और आपको प्रीलिम्स तक तो आपको लेके चला ही जाऊंगा। आप डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। और यही नहीं, अगर आप इस चैनल पे बने रहे तो मैं आपको CSET के पैसेज को सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। जो लोग वहाँ पे इतना पैनिक सिचुएशन में CSET के पैसेज को पढ़ते हो ना, पढ़ो ठीक है, बट मैं आपको एक लॉजिकल कॉमन सेंस तरीके से मैं आपको पैसेज भी सॉल्व करने को सिखाऊंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए अगेन एक बार और सुन लीजिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको पैसेज भी CSET का सॉल्व करना सिखाऊंगा। और पैसेज ही नहीं यार, अगर आपने इस चैनल को बढ़ा दिया और हमको मोटिवेशन मिल गया तो मैं आपको हर एक CSET का रीजनिंग हो, मैथ हो, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको रियल टाइम पे सिखाऊंगा। जो कि कोचिंग वाले आपको 1-1 घंटा में एक टॉपिक सिखाते हैं ना, मैं आपको 5 मिनट में सिखाऊंगा एक क्वेश्चन को। और ऐसे सिखाऊंगा ना कि आप उस क्वेश्चन को भूल भी नहीं सकते हो, और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप लगा लोगे। डेफिनेटली गाइज आप लगा लोगे, ट्रस्ट मी। बस आप इस चैनल पे बने रहिए। ये वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप उसको पहले जाकर देख लें, फिर इस पे आएँ। इसको भी आप देख सकते हो, उसमें कोई आपको बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको भी देख सकते हो, बट वो भी देख लो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है और एक बेसिक से वहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाकी कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी। बिना टाइम को वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम को नहीं लूँगा आपका। 21 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया। नहीं समझ में आ रहा है, जब तक इसको पढ़ोगे नहीं तो फिर कहाँ समझ में आएगा। कोई बात नहीं, इसको भी पढ़ लो, फिर इसको पढ़ लो, फिर आइडिया मिल जाता है। उपर्युक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य हैं? नहीं पता है। 30 से 31 सदस्य हैं, 32 भी हो गए होंगे, नहीं पता है। ओके, ये एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि आपको पता हो। ये एक जनरल एग्ज़ाम है और आपको कभी भी UPSC प्रमोट नहीं करेगा कि इतना ज़्यादा आप याद करके जाओ लेंथी चीज़ें।
एक बेसिक वो हमेशा यही चाहेगा कि आप एक जनरल एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हो, तो आपको सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पीवाईक्यू को सॉल्व करो, पीवाईक्यू के पैटर्न को समझो कि वो कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सही हुआ है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। ओके, आपको ये जानने की ज़रूरत है। सो अगेन, सो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है और ये क्वेश्चन टफ है, तो ये क्वेश्चन में रूल लगेगा आपका। इस क्वेश्चन में आप नॉलेज भी लगा सकते हो, लेकिन आप नॉलेज एक हद तक लगाओगे, ज़्यादा हद तक नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग नहीं पढ़ के गए होंगे, सब लोग याद करके नहीं गए होंगे। स्टेट पीसीएस और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है कि वो लोग याद करके जाएंगे। सो हमेशा ऑड का ऑड, इवन का इवन, अगेन ऑड का ऑड, इवन का इवन। 6 क्या है? 6 क्या है? आपका सम है, ठीक। 6 क्या है? आपका सम है, तो इसका आंसर सम होगा। 6 का 4 होता है, या 6 का 2 होता है, या फिर 6 का 6 हो जाता है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि 6 का 6 हो, 6 का 4 मैक्सिमम टाइम होता है। ओके, तो जो क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा, उस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यूपीएससी का जो पीवाईक्यू आप सॉल्व किए हो, उसका रूल इस पर अप्लाई करो, 100% अप्लाई करो, वर्क करेगा। नहीं वर्क करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपको रूल को अप्लाई करना है आंख बंद करके। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसमें रूल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कि 4 का 3 ना हो जाए, 4 का 1 ना। नो 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 नो। जब क्वेश्चन टफ है तो 4 का हमेशा 2 ही होगा, क्वेश्चन टफ है तो 4 का हमेशा नहीं, 6 का हमेशा 4 होगा। ओके, क्वेश्चन अगर इजी है, क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, एग्जामिनर आपसे कोशिश कर रहा है कि भाई आप उस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करो, तो वो क्वेश्चन हिस्ट्री से होगा, जो कि बेसिक हो। वो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप नॉलेज से सॉल्व करो, तो नॉलेज से अगर एग्जामिनर अगर आपसे चाहेगा कि वो क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व करो, तो वहाँ पे हमेशा 4 का 3 होता है, 6 का 5 होगा, या फिर 6 का 3 होगा, ऐसे होता है। 5 का आपका 2 हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन टफ होता है, जो क्वेश्चन एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, उसमें रूल 100% वर्क करता है। 6 का 4, 5 का 3, 4 का 2, ये आप नोट कर लो। 6 का 4, 5 का 3, 4 का 2 हमेशा वर्क करता है, हमेशा टफ क्वेश्चन में, जो आपको पता होगा कि ये किसी को नहीं आता है, उस एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए इंसान को किसी को भी नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन में आपका रूल अप्लाई होगा 100%। तो ये 6 है, 6 का आपका 4 होगा, बी मारो और आगे निकलो। आँख बंद करके, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं करने हैं गाइस, थोड़ा भी डाउट नहीं करने हैं। 6 का 4 होगा, 6 का 4 मारो, आगे निकलो। ओके, और अगेन नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे अगर आप 100 लाइक को एबव कर दोगे, तो नेक्स्ट वीडियो क्या, मैं आपको 10 का 10 पार्ट उसी दिन अपलोड कर दूंगा। ओके, बस आप जितना से जितना हो सके आप शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने प्रियजनों को शेयर करो, जो लोग तैयारी करते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन टफ है, ये भी क्वेश्चन टफ है। ये क्वेश्चन कोई याद करके नहीं होगा कि एंडीज़, एक हद तक आप सोच सकते हो कि एंडीज़ माउंटेन किस किस कंट्री से टच कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में इतना पैनिक होता है ना यार, कि समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर क्वेश्चन टफ है, आप पैनिक कर रहे हो, तो आप मत सोचो कि 6 का 3 ना हो जाए, 6 का 5 ना हो जाए, कभी नहीं। ये क्वेश्चन टफ है, आप मतलब सोच सकते हो कि पैराग्वे में टच करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ब्राज़ील में टच करेगा कि नहीं करेगा। बहुत मतलब एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सोचने वाली बात होती है। तो इसका भी आप 6 है तो 6 का 4 मारो और आगे निकलो, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भूमध्य रेखा इनमें कितनों में से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखो भूमध्य रेखा की बात आ गई। अगेन फिर बोल रहा है तांगनिका झील, टोनले साप झील, पोटोस लगून। पहले तो आप कंट्री भी याद करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में इतना पैनिक रहेगा कि आप कंट्री भी भूल सकते हो कि भूमध्य रेखा कौन से कंट्री को टच करती है कि नहीं करती है। इवन रिवर भी आप याद भी किए रहोगे तो उस टाइम पे भूल जाओगे कि रिवर को भूमध्य रेखा टच करती है कि नहीं टच करती है।
तो फिर यहाँ पे ये सब झील कैसे याद कर पाओगे आप? कैसे याद कर पाओगे कि झील को टच करेगा कि नहीं करेगी? तो उस सिचुएशन में एक रूल होता है कि अगर आपको नहीं पता है, क्वेश्चन टफ है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कोई भी नहीं। जब आपको पता ही नहीं है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है, तो यहाँ पे रूल लगाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्लेसेस वाला क्वेश्चन है तो उसमें यही होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी नहीं होगा। डी वुड बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2022-2023 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। हाँ, एक तो और रूल है कि इंडिया का अगर तारीफ करेगा अकेले, इंडिया का तारीफ सिर्फ अकेले करेगा। अगर इंडिया का तारीफ अगर चाइना से कर दिया, किसी और से कर दिया, कि बोलेगा कि भारत जो है कुछ ही सालों में चाइना के इतना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा कर लेके चला जाएगा, तो वो सब गलत होता है। लेकिन अगर पर्सनली इंडिया की तारीफ़ कर रहा है कि बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100% वो क्वेश्चन सही होता है, स्टेटमेंट सही होता है। भारत में हल्दी के 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे 300 से भी अधिक लिखा रहेगा ना तो भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे से अधिक लिख दिया हुआ है ना, तो मतलब वो ब्रॉड कर दिया है, उस चीज़ को विस्तार कर दिया है। उसमें अगर यहाँ पे ये बोल देता ना कि भारत में सिर्फ 30 ही किस्म के उगाई जाती हैं, भारत में सिर्फ हल्दी 30 किस्म के ही उगाई जाती हैं, सिर्फ लगा देता यहाँ पे 30 के पहले अगर सिर्फ लगा देता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि भारत में हल्दी की भारत में हल्दी की 30 से अधिक, मतलब ब्रॉड कर दिया है। आप उसको चाह के भी गलत नहीं कर सकते हो, इस स्टेटमेंट को डाइल्यूट कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है। तो बी भी आपका सही है, सेकेंड भी सही है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। अगेन जैसे यहाँ पे ये ब्रॉडर करते चला गया है, विस्तार करते चला गया है, थर्ड में भी आपका विस्तार कर दिया है। अगर यहाँ पे बोलना होता कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही सिर्फ महाराष्ट्र ही प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य है तो गलत हो जाता। यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट का नाम दे दिया है, इसीलिए ये भी सही है। तीनों का तीनों आपका सही है। 25। ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों में मेखला से मिलती है। ऑब्वियस ये बात है गाइस कि अगर आपने NCERT क्लास 11th-12th की आपने पढ़ी हुई है बेसिक, तो आपको पता होगा। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ये सब स्टेटमेंट दी हुई है ना, तो हाँ आप ये मान के चला करो कि हाँ वो सही बोल रहा है कि ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। हाँ मिलती होगी, क्योंकि आप एक लॉजिकल चीज़ सोचो ना कि ब्राज़ील ये है और फिर क्या है पश्चिमी अफ्रीका ये है, तो हाँ मिलती होगी। एक टाइम पे ये भी था ना, वेगनार का थ्योरी था कि सारे अर्थ के जो कॉन्टिनेंट है आपस में चिपके हुए थे। तो हाँ जब चिपके हुए होंगे तो वहाँ के जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो मैच करेगा ही। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार के उपयुक्त व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। तो ऑब्वियस ये भी लिखा हुआ है NCERT में, और आप लोग पढ़े होंगे कि जो ब्राज़ील घाना के स्वर्ण निरपेक्ष, मतलब घाना यहाँ पे है, घाना वही जो कॉन्गो बेसिन के आसपास पड़ता है, उत्पन्न होते हैं जब ये याद नहीं है, आप उसको सही मत समझ लेना। घाना कॉन्गो बेसिन बोला हूँ तो उसी के आसपास है, बट आप उसको वो ये मत सोचना कि कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं है गाइस, बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। तो घाना के स्वर्ण निरपेक्ष ब्राज़ील पठारों से व्युत्पन्न होते हैं। तो घाना यहाँ पे है, जैसे मान लो ये अफ्रीका है और ये आपका ब्राज़ील है, तो ये मान लो घाना है और ये आपका ब्राज़ील है। तो बोल रहा है कि घाना में स्वर्ण क्या बोला है, स्वर्ण निरपेक्ष ब्राज़ील पठार
से व्युत्पन्न होते हैं जब ये महाद्वीप अगल बगल। हाँ, तो बोल रहा है कि दोनों क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों अगल बगल अवस्थित होते हैं। तो हाँ, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस क्या है ना कि स्टेटमेंट जो ज्योग्राफी का होता है ना, अगर वो निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाया है तो वो सही होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को करेक्ट मार दोगे। यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। बोल रहा है कि 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो गोंडवाना लैंड है वो किस किस चीज़ का पार्ट है। आपका जो साउथ अमेरिका, मैं काउंट करा देता हूँ। साउथ अमेरिका 1, अफ्रीका 2, मेडागास्कर 3 और इंडियन प्लेट 4 और एक ऑस्ट्रेलिया 5 और एक नीचे अंटार्कटिक 6। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना वो सही होते हैं। और इस क्वेश्चन को आप जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना उसको आप गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार ये ज्योग्राफी है और हमेशा इसमें डिस्कवरी जारी है, आपका खोज जारी है कि 6 थे कि 7 थे। तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन होता है, मतलब 6 ही हैं। मतलब ये सोच सकते हो कि अभी नहीं सोचे हो कि यूरेशियन प्लेट है, उसको देखा जा रहा है कि यूरेशियन भी प्लेट है जो नीचे चल रही है। नीचे है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नीचे यूरेशियन कौन सा प्लेट है याद नहीं आ रहा है। यूरेशियन तो है ही, लेकिन एक और प्लेट है याद नहीं आ रहा है, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो हमेशा ये सब खोज जारी है अभी भी, तो उसमें आप डाउट नहीं रख सकते हो। तो कभी भी ज्योग्राफी के बारे में अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर उसमें कुछ नहीं वगैरह ऐड किया हुआ है तो गलत मार दोगे, क्योंकि वो निगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा अगर नहीं उसमें ऐड कर दिया है तो ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। प्लीज़ गाइज, आप मेरे नॉलेज पे डाउट मत करना, मैं आपको एकदम क्लियर कट जो भी होगा बताऊंगा, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। ओके।